मेन कैरेक्टर पेड़ की मोटी डाल पर आराम से बैठा है। तलवार कंधे पर टिकी है और धूप पत्तों के बीच से छन रही है। पत्ते धीरे धीरे हवा में तैर रहे हैं और जंगल हल्की हवा के साथ झूम रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है। उसके होठों पे हल्की मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए आराम से हाथ फैल के कहता है कि आज फिर एक और रात बेहतरीन नींद मिली। पत्ते अभी भी आसमान तैरते चले जा रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने मुड़ी हुई ब्लेड से लटकती हुए बैलों को काटते हुए कहता है कि उसे यहाँ आए 1 महीना हो चुका है। वो हुड के नीचे सामने देखते हुए समझाता है कि भले ही वो घने अंधेरे से रोशनी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब उसका लड़ने का मन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करने निकल पड़े। वो सोचता है कि सिर्फ मजे के लिए जान जोखिम में डालना पागलपन है। जबकि जंगल में एक बैट जैसा मॉन्स्टर किसी लाश को खा रहा है, प्रोटैगनिस्ट एक बड़े पेड़ के पीछे से देखता है और मानता है कि लाड़ने की इच्छा होने से वो खुद को रोक नहीं पाता। वो धीमी आवाज में कहता है, वो सिर्फ तभी शिकार करता है जब उसे खाने की जरूरत होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे भूख लग रही है। एक तेज हरकत में वो अपनी मुड़ी हुई ब्लेड घुमाकर मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। मॉन्स्टर के शरीर के अंदर एक चमकता नीला कोर दिखाई देता है। और वो कहता, शिकार करने की एक और वजह नहीं, पावर हासिल करना भी है। प्रोटैगनिस्ट उस नीले कोर को काट के खा जाता है और उसमें से लिक्विड बाहर फूट पड़ता है। वो मुंह पोंछते हुए बताता है उसे, इससे मॉन्स्टर की पावर पाने का मौका मिलता है। वो पेट से टीक कर बैठा सोचता है कि जब से उसने इन्हें खाना शुरू किया है, इस जगह के साथ खुद को ढालना आसान हो गया है। वो अपनी बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक और बात याद करता है जो उसने खोजी थी। प्रोटैगनिस्ट एक धातु का टोकन बाहर निकालता है और समझता है कि ये बॉडी शायद किसी थर्ड क्लास मर्सनरी की है। साथ ही वो देखता है कि उस पर खुदे हुए शब्द वो पढ़ सकता है। डोरी से लटका टोकन हिल रहा है और उसके दिमाग में थर्ड क्लास मर्सनरी शब्द गूंज रहे हैं। करीब से उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो पेड़ के पास बैठकर सामने देखते हुए समझता है, ऐसा टोकन मौजूद है तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोग भी रह रहे होंगे। पेड़ों के बीच धूप चमकती हुई उतर रही है और वो खुशी से बोल उठता है कि उसे रोशन दिख रही है। अचानक कुछ अजीब देखकर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट हैरानी से नीचे जमीन की तरफ देखता है और पूछता है ये क्या है, क्योंकि घास में नुकीली धातु की स्पाइक्स छपी पड़ी है। नुकीले दांतों वाला खुला मेटल बियर ट्रैप जमीन पर पड़ा है और वो बोल उठता है, ये एक ट्रैप है। वो तनाव भरे चेहरे से सिर घुमाकर कहता है कि इसका मतलब कुछ है। प्रोटैगनिस्ट जंगल में छलांग लगाते हुए आगे बढ़ता है। हवा से उसकी क्लॉथ पीछे उड़ रही है और वो कहता है, आगे लोग हो सकते हैं, आगे पेड़ों के बीच धूप चमक रही है। वो खुली जगह में खड़ा होकर नीचे एक छोटे लकड़ी के घर को देखता है। उसकी आंखें फैल जाती है और वो सामने देखते हुए कहता है, ये तो एक हाउस है। प्रोटैगनिस्ट मुट्ठी उठा के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर उसे खोलते हुए कहता है, कोई है या घर खाली है। वो घर के अंदर खड़ा मेज की तरफ देखता है जहाँ एक बुक रखी है। वो दस्ताने वाला हाथ उठाकर बुक के ऊपर रखता है और कहता है, कोई काम की चीज है। प्रोटैगनिस्ट दोनों हाथों में खुली बुक पकड़ के उसके पन्ने को देखता है और कहता है, इसका नाम डिमोनिक रेल्म क्रॉनिकल है। बुक को सदमे में घूरते हुए उसकी आंख फैल जाती है और चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभर आती है। वो खुली बुक को पकड़कर आगे झुककर कहता है, यहाँ का इतिहास और यहाँ इस्तेमाल होने वाले टर्म्स बहुत बारीकी से लिखे गए हैं। प्रोटैगनिस्ट गंभीर चेहरे से सामने देखता है और कहता है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बुक उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अचानक लकड़ी के फर्श पर एक बूट तेज आवाज से टिकता है। पीछे से एक उम्रदराज आदमी बोत आने हुए सामने आता है और पूछता है वो कौन है। वो उम्रदराज आदमी क्रॉसबो सीधा ताने कहता है, साफ जवाब दे, नहीं तो तेरे सिर में छेद कर देगा। वो हल्की मुस्कान के साथ एक तरफ देखकर कहता है कि किसी इंसान को देखकर अच्छा लगा, लेकिन क्या उस आदमी ने उसे रोबर समझ लिया है। प्रोटैगनिस्ट अपना दस्ताने वाला हाथ उस उम्रदराज आदमी की तरफ बढ़ाता है जबकि क्रॉसबो अभी भी उसी पर तना हुआ है और कहता है, गलत मत समझिए, वो बस जिज्ञासा में इस सुनसान हाउस के अंदर आ गया। उम्रदराज आदमी सामने घूरते हुए कहता है, दफा हो जाओ, उसे उससे कोई काम नहीं। प्रोटैगनिस्ट मेज के पास खड़ा है और उसके सामने वही बुक पड़ी है। वो कहता है कि वो समझ गया। बोलते हुए उसका दस्ताने वाला हाथ बुक के कवर पर दबा रहता है। प्रोटैगनिस्ट बुक को दोनों हाथों में पकड़कर पूछता है, क्या वो आदमी इसे उधार दे सकता है, क्योंकि उसे पढ़ना चाहता है और ज़रूरत पड़ी तो इसकी कीमत भी देगा। अमृतराज आदमी उसे आंखें सिकुड़ते हुए कहता है, अगर वो मना कर दे तो। प्रोटैगनिस्ट तनाव भरे चेहरे से आगे देखते हुए कहता है, यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे यह बुक हर हाल में चाहिए। वो कमर से डागर निकालता है। उसकी क्लोक हल्का हिलती है और वो कहता है, उस हालत में। वो चमकती लाल आंखों से सामने घूर कर कहता है, शायद फिर उसे रॉबर ही बनना पड़े। प्रोटैगनिस्ट डागर को मजबूती से पकड़े बूढ़े आदमी के सामने खड़ा है जबकि बूढ़ा अभी क्रॉसबो उसी पर ताने हुए है। बूढ़ा आदमी स्टेडी नजर के साथ क्रॉसबो सीधा सामने साधे रहता है।
प्रोटैगनिस्ट अपनी चमकती आंख से कोड़ कर कहता है कि उसे नहीं पता बूढ़ा आदमी कितना ताकतवर है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो हार जाएगा। बूढ़े आदमी की मूंछ हल्की हिलती है और उसके चेहरे का तनाव नरम पड़ जाता है। वो दरवाजे पर क्रॉसबो नीचे किए खड़ा कहता है कि कोई रॉबर किताब पढ़ने की बात नहीं करता। फिर अपना नाम हेक्टोर बताता है। प्रोटैगनिस्ट तेज नज़र से सामने देखते हुए कहता है कि उस आदमी ने अपना नाम बताते हैं गार्ड नीचे कर दिया, और वो खुद को किम ओजन बताता है। हेक्टर क्रॉसबो कंधों पर टिकाकर दाढ़ी सहलाते हुए कहता है कि जी आइमुजी बड़ा अजीब नाम है। तभी पास खड़ा जिन कहता है उसे सिर्फ जिन कहकर बोला ले। जिन एक तरफ खड़ा रहकर चेहरे पे तनाव और गाल पर पसीने की बूंद के साथ कहता है कि उसका नाम बोलना शायद मुश्किल होगा। दस्ताने वाला हाथ मोटी बुक पकड़े है। तभी हेक्टर कहता है वो समझता है, लेकिन ए बुक उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उधार नहीं दे सकता। हाजिन चाहे तो कुछ दिन यही रहकर पढ़ सकता है। हेक्टर आगे झुकर हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि बदले में वो चाहता है जिन घर के कुछ आसान कामों में मदद करें और जिन बुक सीने से लगाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। लकड़ी का छोटा हाउस बाड़ के पीछे चुपचाप खड़ा है, जबकि उसके आसपास पेड़ों के बीच धुंध तेर रही है। छोटी आग पर सूप उबल रहा है, शोरबे में सब्जी के टुकड़े तैर रहे हैं। और आखिर जिन हेक्टर के हाउस में रुक जाता है, क्योंकि हेक्टर सख्त मिजाज है लेकिन बुरा नहीं है। हेक्टर मेज पे बैठे हुए कटोरी से खाते हुए जीन से कहता है कि जल्दी खा ले, और स्पून पकड़े गरम सूप को देखता है और कहता है कि उसे कुछ गरम खाए बहुत लंबा वक्त हो गया है। जिन सूप का चम्मच मुंह तक ले जाकर खाता है, आंसू उसके गालों पर बहने लगते हैं और वो कहता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। शायद हेक्टर कोई एंजल है। सूरज निकलते ही हेक्टर शिकार पे निकल जाता है और हाथ में मग पकड़े हुए जीन कहता है कि वो आज भी बाहर जा रहा है, जबकि हेक्टर कहता है आज थोड़ा वक्त लग सकता है। हेक्टर सामने देखते हुए कहता है कि वो उस मुस्टर से बदला लेने जा रहा है जिसने उसके कॉमरेड्स को मारा था। जिन बॉल पकड़े खुले दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, जबकि हेक्टर क्रॉसबो और सामान पीठ पर बांधे दूर चला जाता रहता है। अकेला रह जाने पर जिन उठकर क्रॉनिकल्स पढ़ने लग जाता है। हर कहानी नॉर्दर्न एम्पायर से शुरू होती है, जहाँ चट्टान पे खड़ा विशाल कैसल चमक रहा है और नीचे सोल्जर्स भाले उठाए खड़े हैं। नॉर्दर्न एम्पायर का राजा लालच में अंधा होकर चमकते दूसरे संसार के गेट की तरफ हाथ बढ़ाता है। राजा उस दूसरे संसार का गेट खोल देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सारी सृष्टि का सच और बेहिसाब शक्ति छिपी है, और लाल रोशनी उस पर बरस पड़ती है। उसी दिन कैलेमिटी की शुरुआत होती है, जब अंधेरे खुले रास्ते के भीतर अनगिनत चमकती आंखें दिखाई देती है। शक्तिशाली मॉन्स्टर्स उस दूसरे संसार के गेट से निकलकर पूरी धरती पर फैल जाते हैं और सिर्फ 9 साल में उत्तर को डिमोनिक रेल बना देते हैं। इंसानियत कई फैक्शंस को मिलाकर ऑर्डर अलायंस बनाती है, और यही अलायंस डिमोनिक रेल के फैलाव को रोकने के लिए बैरियर खड़ा करती हैं। जिन मेज पर रखी बुक अपने हाथ से बंद कर देता है। वो थोड़ी हाथ पर टिकाकर सोचते हुए बुदबुदाती है कि जानकारी तो बहुत काम की है, लेकिन एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही है। वो मेज पर हाथ रखे कहता है, डेमोनिक रियल में जितना अंदर जाओ मॉन्स्टर उतने ताकतवर होते जाते हैं, तो क्या रोशनी की तरफ बढ़ते हुए मास्टर कमजोर होते गए थे? हेक्टर हाथों में क्रॉस बोलिए घास के ऊपर दौड़ रहा है और हवा उसके पीछे लहराती चली जा रही है। जिन हाथ मुंह के पास टिकाकर गंभीर चेहरे से सोचता है कि वो डीमोनिक रिल्म के कितने गहरे हिस्से में भटकता रहा था। हेक्टर तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। हवा उसके चारों तरफ चाबुक जैसी घूम रही है, और जिन सोचता है कि इस जगह में उसकी अपनी ताकत आखिर कितनी है। कई भेड़िए जैसे मॉन्स्टर्स जंगल के बीच दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल सफेद वुल्फ पूरे झुंड से आगे छलांग लगाता है। हेक्टर क्रॉसबो कसकर पकड़ते हुए शरीर नीचे झुकाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। एक विशाल सफेद वुल्फ खुले जबड़ों के साथ हवा में छलांग लगाता है। हेक्टर का बूट जमीन पर जोर से पड़ता है। जब वो खुद को संभाल कर जमाता है, हेक्टर अपने पैर फैलाकर स्टांस बनाता है और क्रॉसबो से कई बोल्ट्स चलाता है, जो नीचे मॉन्स्टर्स की तरफ बरसते हैं। कई बोल्ट्स दौड़ते वुल्वस को लगते हैं। एक बीस्ट उछलकर किनारे जा गिरता है, जबकि दूसरा अभी आगे बढ़ता रहता है। चमकती लाल आंखों वाला एक वुल्फ झपटता है और उसके सामने एक बॉल्ट बीच से टूट जाता है। हेक्टर तनाव भरे चेहरे के साथ मुड़कर झुंझलाहट में चिल्लाता है। हेक्टर हाउस की तरफ भागता है, तभी जिन हथियार पकड़े बाहर निकलता है। जिन एक हाथ में बड़ी ब्लेड पकड़े आगे चलता है और उसकी एक आंख लाल चमक रही है। हेक्टर क्रॉसबो पकड़े जिन की तरफ भागते हुए चिल्लाता है कि भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। जिन हेक्टर को पार करते हुए ब्लेड उठाकर सीधा आगे दौड़ पड़ता है। हेक्टर चौड़ी आंखों और चेहरे पर पसीने के साथ पीछे मुड़ कर देखता है। जिनकी लाल आंख चमकती है और हवा उसके चेहरे के पास लकीरों जैसी करती निकलती है। जब वो तेजी से हवा में बढ़ता है, वो तेज झटके के साथ जमीन से छलांग लगाता है। जिन ऊपर से ब्लेड उठाए नीचे उतरता है, जबकि विशाल सफेद वुल्फ उसकी तरफ देखता है। सफेद वुल्फ खुले जबड़ों और उठे पंजों के साथ पीछे झटकता है। जिन ब्लेड सीधा वुल्फ के शरीर में घूम देता है।
और खून जोर से फूट पड़ता है। ब्लेड वुल्फ को चीरती चली जाती है। जबकि जिन वार नीचे तक पूरा करता है, वुल्फ का शरीर जमीन पर जा गिरता है, जबकि उसके पीछे कई बीस्ट्स खड़े हैं। एक बड़ा भूरा वुल्फ सिर नीचे करके दांत दिखाते हुए गुर्राता है। हेक्टर चौड़ी आंखों और चेहरे पर पसीने के साथ सामने घूर कर कहता है, ओ माय गॉड। जिन ब्लेड को बगल की तरफ फैलाए खड़ा है, हवा में खून चाप बनाकर उड़ रहा है। विशाल वेयरवुल्फ का शरीर बीच से चिरा हुआ जमीन पर पड़ा है और उसके नीचे खून फैल रहा है। हेक्टर क्रॉसबो कसकर पकड़े उसे सदमे में घूता है। तभी जिन हेक्टर का नाम पुकारता है, जिन गाल पे लगे खून के साथ नीचे देखता है और पूछता है क्या इस मॉन्स्टर को ताकतवर माना जाता है।